इस वीडियो में हम देखेंगे जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में पढ़ेंगे। क्लियर? तो जो मैट्रिक्स फॉर्म है उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन से वो कैसे रिलेटेड है आपको बता देते हैं। सबसे पहली बात तो अगर सपोज करो कि मैंने एक सेट लिया, ठीक है। अगर मैं एक सेट लेता हूँ ए बी सी, तो ए क्रॉस ए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या होगा, ए बी सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद के साथ। तो ये क्या आएगा, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। इसके ऑर्डर पेयर बनेंगे ए कॉमा ए, राइट। नेक्स्ट क्या बनेगा, ए कॉमा बी। नेक्स्ट बनेगा बी कॉमा ए कॉमा सी, राइट। उसके बाद आएगा बी कॉमा ए। नेक्स्ट आएगा बी कॉमा बी। नेक्स्ट आएगा बी कॉमा सी। नेक्स्ट आएगा सी कॉमा ए। नेक्स्ट सी कॉमा बी। नेक्स्ट सी कॉमा सी। ये क्लियर है ना। अब होता क्या है देखिए कि ये जो मैंने ये जितने भी ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स बनाए हैं उसको मैंने ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। अब आप ये देख सकते हैं ऑर्डर पेयर ए बी ए सी बी ए। ये देखिए ए बी ए सी बी ए, राइट। फिर उसके बाद क्या है, बी 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 सी। ये है बी 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 सी। नेक्स्ट सी ए सी बी सी सी, सी ए सी बी सी सी। तो मैंने उसको देखिए लिखा कैसे है, क्योंकि ये हम मैट्रिक्स फॉर्म में कब किसके साथ कर सकते हैं, अगर एक ही हमें सेट दिया हो और अगर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो तो हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए वो एलिमेंट्स यहाँ पे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली लिख दीजिए। अब बस आपको क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट जो है यहाँ पे आप वर्टिकली चलेंगे, ए आपने लिखा। नेक्स्ट ये है बी ए। नेक्स्ट ये है सी ए, राइट। उसके बाद ए बी। उसके बाद बी बी। उसके बाद सी बी। नेक्स्ट है ए सी। नेक्स्ट है बी सी। नेक्स्ट है सी सी। तो ये मैट्रिक्स बन जाती है। और मैट्रिक्स हमेशा क्या रहेगी, मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी। जो मैट्रिक्स रहेगी कार्टेशियन प्रोडक्ट की, चाहे उस प्रोडक्ट में अगर एक सेट में कितने भी एलिमेंट हों, ओके। और अगर आप उसी का सेट के साथ उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। फॉर एग्जांपल अगर ए में दो एलिमेंट हैं तो टोटल ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे, 2 × 2 मतलब 4। तो वो 2 × 2 की मैट्रिक्स बन जाएगी, राइट। अगर यहाँ पे देखिए जैसे मैंने क्या लिया है 3, तो उसमें कितने एलिमेंट्स बनेंगे, 3 × 3 मतलब 9। तो देखिए 3/3 की मैट्रिक्स बन जाएगी। अगर आप 4 लेंगे तो 4 × 4 मतलब 16 एलिमेंट्स, तो वो 4/4 की मैट्रिक्स बन जाएगी। तो मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी अगर आप एक ही सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं तो, ओके ना। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। जब आप किसी भी सेट के हर एक एलिमेंट को उसी के साथ रिलेट कर देते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इसमें क्या खूबी है इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं देखिए, ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इस रिलेशन में, इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन में यहाँ पे ए बी सी और ए बी सी यहाँ पे दिए हैं। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। तो तीनों एलिमेंट जो हैं वो खुद के साथ रिलेट हो गए हैं और एक उन्होंने डायगोनल फॉर्म कर लिया है। तो इसीलिए इसको डायगोनल रिलेशन भी बोला जाता है। आई रिपीट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को साथ में क्या बोला जाता है, डायगोनल रिलेशन। और साथ ही साथ हमें ये ध्यान में रखना है कि हर एलिमेंट जो है वो खुद से रिलेट होना चाहिए। अगर मान लो कि एक भी एलिमेंट अगर खुद से रिलेट नहीं हुआ है तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। मैंने आपको पार्ट 1 में समझा दिया है। क्लियर? अच्छा, अब हम कुछ रिमार्क्स देख लेते हैं। सबसे पहले, फाई इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जो नल सेट है या जो एम्प्टी सेट है वो कभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो सकता। ये एमसीक्यूज में फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए जब फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है, नल सेट में एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो वो खुद को कैसे रिलेट कर सकता है। ओके, जब कोई एलिमेंट होगा तभी तो आपस में रिलेशन होगा। तो इसीलिए फाई जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता है। नेक्स्ट, अगर मैंने ये मान लीजिए ये रिलेशन लिया ऑर्डर पेयर ए बी बी ए और बी बी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए खुद ए को रिलेट कर रहा है, बी खुद बी को रिलेट कर रहा है, लेकिन क्या सी खुद को रिलेट कर रहा है इस सेट में? सी रिलेटेड टू सी है ही नहीं। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। ओके, हर एलिमेंट खुद को रिलेट करना चाहिए। थर्ड एग्जांपल में देख लेते हैं। इफ आर इज इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर ए, देखिए ए खुद को रिलेट कर रहा है, बी खुद को रिलेट कर रहा है, सी भी खुद को रिलेट कर रहा है। ओके, और ए बी को रिलेट कर रहा है, बी सी को रिलेट कर रहा है, तो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। याद है मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है
कि वो अगर ऑर्डर पेयर एक्स्ट्रा कोई आ भी रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं, आता है अगर आते हैं तो आने दीजिए, लेकिन हर एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर में, उस रिलेशन में। ओके, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब ये फोर्थ पॉइंट भी देखिए लीजिए कि इट इज ऑल्सो नोन एज डायगनल रिलेशन। मैंने आपको बता दिया है कि ये डायगनल रिलेशन भी कहलाता है। अब अगर मैं बात करूं ए क्रॉस ए की, तो क्या ए क्रॉस ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? यस, ए क्रॉस ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्यों ए क्रॉस ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? देखिए, एक ये पूरी जो मैट्रिक्स टेबल मैंने बनाई है ये ए क्रॉस ए की ही है। तो ए क्रॉस ए में आप देख सकते हैं कि ए रिलेटेड टू ए, बी रिलेटेड टू बी, सी रिलेटेड टू सी। अगर आप 3 एलिमेंट लोगे तो ये सारे रिलेशंस हमें मिल रहे हैं, उसके अलावा ये भी रिलेशंस मिल रहे हैं, तो भले ही एक्स्ट्रा रिलेशंस हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा क्योंकि सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। हाँ, अगर हम बोलें कि ए क्रॉस ए आइडेंटिटी रिलेशन है तो वो बिल्कुल नहीं होगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ ए, बी और सी खुद से रिलेट होने चाहिए, उसके अलावा ये जितने भी आप ऑर्डर पेयर देख रहे हैं वो नहीं आने चाहिए। इसीलिए ये जो रिलेशन है ए क्रॉस ए, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्यों है? क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स खुद से रिलेट हो रहे हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ रहे हैं, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स जो हैं वो आपको आपके नहीं होने चाहिए। इसमें सिर्फ क्या होना चाहिए? आपके ये जो खुद से रिलेटेड एलिमेंट हैं वो ही होने चाहिए। ए रिलेटेड टू ए, बी रिलेटेड टू बी, सी रिलेटेड टू सी, राइट? इज दैट क्लियर? तो ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है इस कार्टेशियन फॉर्म का। अब दूसरी चीज, एक लास्ट जो आपके माइंड में ये आती होगी कि मैट्रिक्स तो हम भाई ऐसे डिनोट करते हैं, मैट्रिक्स को हम जनरली कैसे लिखते हैं? ऐसे लिख दिया, ये हमारी मैट्रिक्स हो गई। मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। मतलब मैट्रिक्स क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। जैसे हम एग्जाम्पल EXAMPLE को शॉर्ट फॉर्म में ईजी लिख देते हैं ना, वैसे ही जनरली जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में मैट्रिक्स में ऐसे पढ़ते हैं। ये समझ में आई बात? तो आप ये ध्यान रखिए कि ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का ये मैट्रिक्स शॉर्ट फॉर्म है जो हम मैट्राइसिस में यूज करते हैं। तो आप इससे बिल्कुल कंफ्यूजन में मत रहिए कि ये मैट्रिक्स नहीं हो सकती क्योंकि ये तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना है। एक्चुअली ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ही तो है नंबर्स की। ओके, तो इसीलिए आपका ये मैट्रिक्स फॉर्म रिप्रेजेंट करता है। तो आज हमने ये देखा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट की जाती है और कौन से एलिमेंट जो हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना सकते हैं। ओके, जिससे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हमारा वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन की। थैंक यू।